आप सबके टाइटैनिक को डूबे 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर फिर भी लोग आज तक इस हादसे को भुला नहीं पाए। इस शिप के डूबने की कहानी में लोग आज भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी 100 साल पहले लिया करते थे। आइए आज हम आपको टाइटैनिक के 10 ऐसे राज बताते हैं जो शायद ही कोई जानता होगा। तो दोस्तों, टाइटैनिक की मिस्ट्रीज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या डूबने वाली शिप टाइटैनिक थी भी या नहीं? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक टाइटैनिक नामी लग्जरी लाइनर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 5 दिन बाद 1500 लोगों के साथ डूब गया, मगर इससे आगे या पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि डूबने वाली शिप खसूसी तौर पर तैयार नहीं की गई थी, बल्कि उससे पिछले साल एक हादसे में डैमेज होने वाली RMS ओलंपिक ही थी, जिसे ट्रैवलिंग के लिए अनफिट डिक्लेयर किया जा चुका था। कहा यह भी जाता है कि इस शिप के ओनर्स ने मिलकर इसे फर्निश किया और टाइटैनिक के नाम से रवाना किया और जानबूझकर इसे डुबो दिया ताकि वो इंश्योरेंस के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्लेम कर सकें। इस थ्योरी के सच होने का सबूत इस शिप के बच जाने वाले हिस्सों के सीरियल नंबर्स मैच ना होने से मिलता है। क्या शिप के डूबने की वजह इसमें लगी आग थी? दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और इन्वेस्टिगेशन से इस बात के सॉलिड प्रूफ्स मिलते हैं कि टाइटैनिक के बहुत से अंदरूनी हिस्से इसमें लगी आग की वजह से शिप के रवाना होने से पहले ही डैमेज हो चुके थे। ये आग टाइटैनिक के रवाना होने से 3 हफ्ते पहले से जल रही थी और इसी की वजह से शिप इतनी तेज़ी से सिंक हुई कि इसमें मौजूद लोगों को बचाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। टाइटैनिक के कैप्टन मिस्टर स्मिथ ने शिप की स्पीड इतनी तेज़ क्यों रखी थी? कई सालों तक लोग यही समझते रहे कि टाइटैनिक की स्पीड इतनी ज़्यादा इसलिए रखी गई थी ताकि सफ़र कम से कम वक्त में तय किया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि 2004 में एक अमेरिकन इंजीनियर ने रिसर्च के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक टाइटैनिक की स्पीड इतनी ज़्यादा इसलिए रखी गई थी ताकि इसमें लगी आग को कंट्रोल किया जा सके और इसमें मौजूद कोयलों को जल्द से जल्द जलाकर ख़त्म किया जा सके। शिप इतनी तेज़ी से कैसे डूबी? 1985 में रॉबर्ट बैलेट ने टाइटैनिक का मलबा सतह समंदर से 2.5 मील की गहराई पर लोकेट किया और रिपोर्ट किया था कि शिप 2 हिस्सों में टूटी हुई है। इससे पहले लोगों का यही ख्याल था कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर एक ही हिस्से में डूबी है, इसीलिए ये बात सबकी समझ से बाहर थी कि टाइटैनिक इतनी तेज़ी से कैसे डूबी। इस डिस्कवरी के बाद टाइटैनिक के 3 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर गायब होने की वजह सबके सामने आ गई। दोस्तों, अब आप ज़रूर यही सोच रहे होंगे कि आखिर टाइटैनिक 2 हिस्सों में हुई ही क्यों? तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के 2 टुकड़ों में टूटने की सबसे बड़ी वजह इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसको बनाने वालों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, इसके डिज़ाइन में बहुत से बड़े बड़े फ्लॉज थे और इसमें यूज़ होने वाला लो क्वालिटी मटेरियल भी इसके 2 टुकड़ों में होने का सबब बना। तो व्यूअर्स, अब हम आपको एक बहुत ही अनोखी थ्योरी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने ना कभी सुनी होगी और ना सोची होगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह एक आइसबर्ग नहीं बल्कि एक जर्मन बोट थी। हालांकि इस थ्योरी में बहुत से बड़े बड़े सवाल हैं, मगर बहुत से लोगों का कहना है कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से नहीं बल्कि एक जर्मन बोट से टकराई थी, जिसने इसे जानबूझ के हिट किया था ताकि इसे डुबोया जा सके। इस थ्योरी के हक में वाहिद एविडेंस ये पाया जाता है कि जहाँ टाइटैनिक डूबी वहाँ उसी वक्त और भी जर्मन बोट्स मौजूद थी, जिनमें से किसी ने भी इसमें मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिश नहीं की। क्या टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराई भी थी? दोस्तों, बहुत से रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि टाइटैनिक ना किसी आइसबर्ग से टकराई थी और ना ही इसे किसी जर्मन बोट ने डुबोया था। इन लोगों का कहना है कि टाइटैनिक अगर किसी आइसबर्ग से टकराई होती तो मिनटों में ही डूब गई होती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इनका ख्याल है कि शायद टाइटैनिक किसी छोटे से बर्फ़ के टुकड़े से टकराई जो सालों से सतह समंदर पर तैर रहा था। नहीं दोस्तों, ये बर्फ़ का टुकड़ा किसी आइस क्यूब जितना तो बिल्कुल नहीं था। इस छोटे से बर्फ़ के टुकड़े से मुराद है कि इसकी चौड़ाई भी कम से कम 13 मीटर थी, जो कि एक 3 मंजिला मकान के बराबर है। बस अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो शायद ये हादसा पेश ना आता। अरे रुकिए, अब आप यही पूछने वाले हैं ना कि शिप के क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थी, वो भी इतने लंबे सफ़र पे जाते हुए। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब ये है कि शिप के रवाना होने से पहले जिस एक क्रू मेंबर को शिप से निकाला गया था उसके पास स्टोरेज रूम की चाबी थी और शिप पर जितनी भी दूरबीनें थीं वो उसी स्टोर रूम में रखी हुई थी। जब शिप के डूबने की खबर मिली तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्वाइवर से बात करने के बाद इस क्रू मेंबर से भी पूछा गया कि इसने चाबी उतरते हुए दूसरे क्रू मेंबर्स को क्यों नहीं दी, जिस पे उनका कहना था कि वो चाबी देना ही भूल गए। लेकिन क्या वाकई में वो चाबी देना भूल गए थे या फिर इसे चाबी देने से मना किया गया था और जानबूझ के शिप से उतारा गया? क्या ये उन्हीं लोगों ने किया था जिन्होंने मुश्तबा तौर पर RMS ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर रवाना किया था? शिप को दी गई वार्निंग पर आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
शिप के टकराने से 1 घंटा पहले एसएस कैलिफोर्नियन ने शिप को रेडियो के जरिए वार्निंग दी थी कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो शिप को अपनी रफ्तार हल्की कर लेनी चाहिए। एसएस कैलिफोर्नियन वो शिप थी जो टाइटैनिक से 20 किलोमीटर के फासले पे इससे आगे चल रही थी। शदीद खतरे के बावजूद टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इस शिप की वार्निंग को कैप्टन तक पहुंचने ही नहीं दिया और इस वार्निंग को गैर ज़रूरी करार दे दिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हम इनसे पूछ के आपको ज़रूर बताते हैं, मगर बदकिस्मती से जैक फिलिप्स भी टाइटैनिक के साथ ही समंदर की तह में दफन हो गए। इससे पहले कि आप इस बारे में ज़्यादा सोचें, आपके इस सवाल का भी हम पहले ही जवाब दे देते हैं। अगर एसएस कैलिफोर्नियन इतनी ही करीब थी तो इसने टाइटैनिक के पैसेंजर्स को डूबने से क्यों नहीं बचाया? इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक हालांकि एसएस कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक को खतरात से आगाह किया था, मगर जब टाइटैनिक ने मदद के लिए एसएस कैलिफोर्नियन से रेडियो पर राब्ता किया तो एसएस कैलिफोर्नियन ने इन सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। और जब इस बारे में इस शिप के क्रू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त से बिल्कुल पहले ही उनका रेडियो ऑपरेटर ऑफ ड्यूटी हो गया था और उन्हें सिग्नल्स का पता ही नहीं चला। लेकिन क्या एसएस कैलिफोर्नियन को वाकई खबर नहीं हुई और उनकी नज़रों के सामने एक पूरा जहाज डूब गया? दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, टाइटैनिक के बारे में ऐसी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसलिए हमने इस वीडियो के एंड पे आपके लिए रखी है बोनस इन्फॉर्मेशन। एसएस कैलिफोर्नियन वो वाहिद शिप नहीं थी जिसने टाइटैनिक के मदद के लिए भेजे जाने वाले सिग्नल्स को इग्नोर किया था, बल्कि नॉर्वेजियन शिप दी सैमसन भी टाइटैनिक के बिल्कुल पास ही थी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये शिप टाइटैनिक के एसएस कैलिफोर्नियन से भी ज़्यादा करीब थी, लेकिन इस शिप ने टाइटैनिक की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि इस शिप पर गैर कानूनी तौर पर सील्स को हंट किया जा रहा था, जो कि अगर हुकूमत के नोटिस में आता तो इनके खिलाफ सीरियस एक्शन और इन्हें सख्त सजा हो सकती थी। क्या ये सब कुछ जेपी मॉर्गन ने खुद प्लान किया था? कुछ लोगों का कहना है कि ये सब जेपी मॉर्गन ने खुद प्लान किया था, जो कि आरएमएस ओलंपिक को टाइटैनिक बनाने पर पैसा लगाने वाले फाइनेंसर थे और इस कंपनी के ओनर भी जिसने इन दोनों शिप्स को तैयार किया था। जेपी मॉर्गन उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक थे और उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी था। सिर्फ यही नहीं, वो वाहिद शख्स थे जो टाइटैनिक पर सवार होने के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त में आए ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके पूरे खानदान में से कोई भी शख्स टाइटैनिक पर सवार होने के लिए मौके पर मौजूद ही नहीं था। क्या उन्हें पहले ही पता था कि टाइटैनिक डूब जाएगी? क्या ये सब इन्हीं का प्लान किया हुआ था? और अगर ये इन्हीं ने प्लान किया था तो इन्होंने ये सब प्लान आखिर क्यों किया था? कुछ लोगों का इस बारे में कहना है कि ये सब इन्होंने अपना कंपटीशन ख़त्म करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि इस वक्त जब ये शिप डूबी इसमें वो सब लोग सवार थे जो इस वक्त इनकी ताकत और इनके बिजनेस के लिए ख़तरा थे, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल शख्सियात भी शामिल थी। लेकिन जेपी मॉर्गन इन सब को एक साथ इस शिप में बिठाने में कैसे कामयाब हुए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना हमारे पास है और ना ही किसी रिसर्चर के पास। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के बारे में वो आखिरी सवाल जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इस शिप पर पैसेंजर्स के लिए जितनी लाइफ बोट्स की ज़रूरत थी वो मौजूद क्यों नहीं थी? जब ये शिप डूबा तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून के मुताबिक इस साइज़ की शिप पर कम से कम 20 लाइफ बोट्स होना लाजमी थी। व्यूअर्स, ये बात भी हम आपको बताते चलें कि इस पर मौजूद 14 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 65 अफराद की थी, 2 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 35 अफराद की थी और 4 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 50 अफराद की थी, जिसके मुताबिक कुल मिलाकर 20 बोट्स पर सिर्फ और सिर्फ 1180 लोगों के बैठने की जगह थी, जो कि इस पर मौजूद अफराद का आधा था। जेपी मॉर्गन को बहुत से लोगों ने इस शिप पर कम से कम 20 और लाइफ बोट्स रखने की तजवीज़ दी थी, जिसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर टाइटैनिक के हादसे के बारे में आपके कोई भी सवालात हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा।